हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने सीटेट में 2019 का पेपर सेकंड पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने सीडीपी में फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हमारे सीटेट कंप्लीट पीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पर बनी है 2019 पेपर सेकंड के ऊपर। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा करेक्ट है, इसमें से हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, पेयर दिए गए हैं जिनको मैच किया गया है। तो कौन सा पेयर इसमें से सही है हमसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स डैश कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। अब ये गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम्यता होते हैं या जो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स होते हैं वो सिर्फ सुन नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि वो देख भी ना पाएँ, ऐसा नहीं है। अगर उनमें देखने की क्षमता है तो वो देख सकते हैं। तो कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन ये गलत हो जाएगा। वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पर सुन नहीं सकते। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। अगर हम इसकी बात करें तो जो डिसलेक्सिक लर्नर्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, डिसलेक्सिक लर्नर जनरली पढ़ लिख नहीं पाते। जो पठन अक्षमता, अगर हम डिसलेक्सिया को बोलें तो डिसलेक्सिया अपने आप में पठन अक्षमता है। तो वो क्या होता है, लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास है, क्रिएटिव लर्नर्स दैट इज हाइपर एक्टिविटी स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क। तो क्रिएटिव लर्नर जनरली हाइपर एक्टिव नहीं होते, ध्यान देना होगा। जो हाइपर एक्टिव लर्नर्स होते हैं या जो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस होते हैं वो बेसिकली अटेंशन डेफिसिट के कारण होता है। बच्चे एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी काम पर प्रॉपर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं और पर्टिकुलर एक जो वर्क होता है उस पर वो कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं हाइपर एक्टिव बच्चे। तो जनरली वो क्रिएटिव नहीं होते। ठीक है, तो क्रिएटिविटी और हाइपर एक्टिविटी का दोनों का डिफरेंस है, वो दोनों डिफरेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है, अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, अटेंशन डेफिसिट का मतलब है कि वो लो मोटिवेशन होता है उसमें, और वो क्या होते हैं, अटेंशन पीरियड उनका वेरी शॉर्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, ADHD के शिकार होते हैं, ADHD से परेशान होते हैं। दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा क्या नहीं हो सकता, बच्चा का जो अटेंशन स्पैन होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिक लर्नर्स होते हैं, दे आर लैक इन रीडिंग, वो मतलब पढ़ नहीं सकते हैं, और राइटिंग फ्लुएंसी भी उनकी नहीं होती है। तो लैक ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है, नहीं है, होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, कि जब भी हम लर्निंग की बात करेंगे तो लर्निंग कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल, तो जनरली हम लर्निंग को कैसा बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं। तो कौन सा एक ऐसा रिजल्ट है जो मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो जब भी हम लर्निंग कराते हैं बच्चे की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे की जो नॉलेज है या जो नई नॉलेज हम उसको दे रहे हैं, तो वो जो उसकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके पास पहले से जो ज्ञान विद्यमान है, उस ज्ञान के साथ हम उसको क्या करें, जोड़ें, और वो जोड़ करके अच्छे से सीख पाता है बच्चा। ठीक है, तो उससे वो क्या करेगा, मीनिंगफुल फैसिलिटेशन वो लर्निंग को देगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा है नॉट। सेकंड ऑप्शन है, प्रमोटिंग रिपीटिशन एंड रिकॉल। जनरली जब हम लर्निंग की बात करते हैं और मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं,
तो हम वहाँ पर रोड मेमोराइजेशन को फॉलो नहीं करते, हम रिपीटिशन और रिकॉल को फॉलो नहीं करते। रिपीटिशन और रिकॉल हमारे पास लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात होगी कि ये हमारा क्या होगा, एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग नहीं है। तो जनरली हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो जनरली क्लास में जब भी हम लर्निंग कराते हैं बच्चों की या लर्निंग होती है, तो अगर हमें मीनिंगफुल लर्निंग करनी है तो उसमें हमारे पास हमको उनको एग्जाम्पल्स भी देने हैं और नॉन एग्जाम्पल्स भी देने हैं। एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आता होगा कि जनरली एग्जाम्पल्स जो होते हैं जनरली हम सिमिलर सिचुएशन, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के ऊपर देते हैं बच्चों को। जो भी कॉन्सेप्ट हम उनको सिखा रहे होते हैं उसी सिचुएशन के ऊपर या उसी आइडिया के ऊपर हम उनको उनके एग्जाम्पल्स देते हैं। और जो नॉन एग्जाम्पल्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, नॉन एग्जाम्पल का मतलब कोई एग्जाम्पल नहीं होता। नॉन एग्जाम्पल का मतलब होता है जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं वो जनरली कॉन्ट्रास्ट हो, जो कि सिचुएशन और आइडियाज़ के और कॉन्सेप्ट के जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं उसके उलट हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो। बच्चे उससे भी सीखते हैं। आपने अगर कोई चीज़ बताई बच्चों को, कोई टॉपिक बताया, और अगर आप उसका कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे उससे भी कनेक्ट करके समझ पाते हैं। तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम सिमिलर सिचुएशन और आइडियाज़ की हेल्प से भी उनको बता सकते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन के आइडियाज़ से भी उनको बता सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। और किसी प्रॉब्लम को हम एक तरीके से देखें ये भी सही नहीं है, हम अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे तो हमें सॉल्व करने के नए नए तरीके हमको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी समस्या को हम अनेक तरीकों से देखते हैं और जैसे हम अनेक तरीकों से देखते हैं तो उसको हम अनेक तरीकों से विचार करके सॉल्व भी कर पाते हैं। तो ये सब मीनिंगफुल लर्निंग के एग्जाम्पल्स है, 1, 3 और 4। जो सेकंड है वो मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करता। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सेकंड इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विथ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो इन्वायरमेंट होता है उसमें कौन कंसिस्टेंट नहीं है। आपसे नहीं पूछा है, ध्यान देने वाली बात है, नॉट पूछा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल एंड प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। ये बिल्कुल देता है कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट, ये हमको देता है कि बच्चे को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने में लगातार अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पर इस ऑप्शन में हमसे नहीं पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास, स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली। हाँ, कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चे कोलैबोरेटली एक दूसरे के साथ सीखते हैं, जहाँ पर टास्क ओरिएंटेड डायलॉग होते हैं और बहुत सारे एक साथ वो पीयर ग्रुप में पीयर ट्यूटरिंग करते हैं, उससे बच्चे सीखते हैं। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट का एक वो है, रोल है, और ये हमसे नहीं पूछा गया है। तो ये भी नहीं होगा, पहला वाला भी नहीं होगा, सेकंड वाला भी नहीं होगा। थर्ड है, टीचर एलिसिट्स स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू एलैबोरेट और रीस्ट्रक्चर दियर करंट नॉलेज। ये भी हम करते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों के जो विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको वर्तमान ज्ञान के साथ और उनकी पुनर्संरचना करते हैं, उनको क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं करंट नॉलेज को और उनको सिखाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। तो जनरली ऐसा कंस्ट्रक्टिविटी इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता कि सिर्फ वो क्या किस पे फोकस करे, असेसमेंट पे फोकस करे और बच्चों को फीडबैक ना दे, और सिर्फ क्या करे, प्रोसेस पर फोकस ना करके बच्चों के असेसमेंट पर फोकस करे। तो एंड रिजल्ट हमारा इसका नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट का एंड रिजल्ट हमारा असेसमेंट नहीं होता। ऊपर जो बातें लिखी हैं वो हमारे एंड रिजल्ट हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट का के अपोजिट ये वर्ड लिखा गया है, ये स्टेटमेंट लिखा गया है। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रेदर देन डैश। अब हमसे पूछ रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो अगर हम एक एक करके इसको डालते जाएं तो हम देखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। ये ठीक लग रहा है, देखते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है,
अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट परफॉर्मेंस गोल रेदर देन लर्निंग गोल्स। थर्ड ऑप्शन है अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट फेलियर अवॉइडिंग गोल्स एंड मार्क्स सीकिंग गोल्स। ये हमारा रूल नहीं होता कि हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए और हमें मार्क्स सीकिंग गोल्स ही रखने हैं या फेलियर अवॉइडिंग गोल्स ही रखने हैं, ऐसा हम नहीं देखते हैं। फोर्थ है अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट मार्क्स सीकिंग गोल्स रेदर देन फेलियर अवॉइडिंग गोल्स। तो जनरली जो फेलियर अवॉइडिंग गोल्स हमारे पास हैं हम उनको नहीं रखते हैं। जनरली जब भी हम सीखते हैं तो उसमें हमारी फेलियर भी होता है, हमें सक्सेस भी मिलती है, तो फेलियर को हम ऐसे ट्रीट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, तो उसको हम अवॉइड नहीं करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो हमारे पास इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या है, मार्क्स सीकिंग गोल्स को हमें रखना है। तो जनरली हमारा फोकस सिर्फ अंक लेना नहीं होता, हमारा फोकस क्या है, सीखना है, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, कि हमें बस हमें सिखाया कुछ नहीं किया, बस हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई, हमने मार्क्स बहुत अच्छे गेन कर लिए, हमारा एकेडमिक मार्क्स बहुत अच्छा हो गया, एकेडमिक लेवल बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं, तो ये खराब हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें यहाँ पर, तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करनी चाहिए लर्निंग गोल्स को रखने में रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। वो सीखें अच्छा, पर परफॉर्मेंस भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें लर्निंग गोल्स पर फोकस करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। पहला, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स। जब भी हम इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं तो हमारा गोल सेट होना चाहिए और टाइम टेबल हम बना करके रखें। तो पहला हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल। सेकंड ऑप्शन है मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स। हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं और कॉन्सेप्ट मैप को बनाएं। जब भी हम सीखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट मैप हमको याद रखने में या चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो अभी मैंने बताया था आपको कि एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स बिल्कुल हमको दोनों ही ज़रूरी हैं। तो जब भी हमें इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज देखनी है तो हमें एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों ही के बारे में सोचना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एक्सप्लेनिंग टू पीयर। हाँ, जब भी हम किसी अपने पीयर को समझाते हैं, अपने दोस्त को या फ्रेंड को, किसी को जो हमने सीखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उस टाइम पर हम और ज़्यादा सीखते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर सही तरीका है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ का। और फिफ्थ ऑप्शन है सेल्फ क्वेश्चनिंग, कि हम खुद से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, स्वयं से प्रश्न करना। ये भी हमारा इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर ही आता है कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम लर्न कर रहे हैं, अगर हम उसी में सवाल उठते हैं, उसी से अपने भीतर उससे सवाल से जवाब देते हैं, तो वो हमारे लिए हेल्प करता है बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 का ऑप्शन फिफ्थ भी करेक्ट होगा। अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो जिसमें सारे ऑप्शन है दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में ये सारी स्ट्रेटजीज़ का रोल होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जनरली बेसिकली आपको मोटिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो मोटिवेशन होता है जनरली दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो मोटिवेशन 2 टाइप्स का है, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं बाह्य प्रेरणा, कि आपने कोई काम किया और आपका मन नहीं था उस काम को करने में, आपने पिताजी के डर से, घर में पेरेंट्स के डर से, या हो सकता है टीचर के डर से वो काम किया है, आपका मोटिवेशन नहीं है, आप किसी और कारण की वजह से वो काम कर रहे हैं या वो एक्टिविटी को कर रहे हैं। जहाँ पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि हमें वो काम करके खुशी होती है और हम उसको करना चाह रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं, उसे हम कहते हैं भीतरी अभिप्रेरणा या भीतरी प्रेरणा। तो एक होता है बाह्य प्रेरणा, एक होता है आंतरिक प्रेरणा। तो आंतरिक प्रेरणा जो होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वो हमारा सेल्फ से आता है कि हम किसी काम को करने में अच्छा लग रहा है हमें और हम सीखना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, तो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारा बाहर से कोई हमको उस काम को करने में मजबूर कर रहा है या हम किसी बाहरी दबाव के कारण वो काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें, यहाँ पर पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ।
तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो हमसे पूछ रहा है एक्सचेंजिंग मोटिवेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑप्शन है आई इन्जॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो फन। यहाँ पर बच्चा अपना होमवर्क खुद कर रहा है और उसमें उसको होमवर्क करने में मज़ा आ रहा है, तो वो आनंद ले रहा है उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक नहीं है। सेकंड है आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। यहाँ पर भी वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की से ही अपने काम को कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर। और यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, समझने में आ रहा है, तो इस वजह से वो अपना होमवर्क खुशी खुशी कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन है आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा होमवर्क तब कर रहा है क्योंकि उसको मार्क्स मिल रहे हैं। तो मार्क्स के लिए वो बच्चा होमवर्क कर रहा है, वो सीखने के लिए या उसको खुशी मिल रही है इसलिए होमवर्क नहीं कर रहा, वो सिर्फ किसके लिए कर रहा है, उसको मार्क्स दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सचेंजिंग मोटिवेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि एक्सचेंजिंग मोटिवेशन के कारण बच्चा यहाँ पर अपना काम करता है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। गिव ओनली एग्जाम्पल्स। सेकेंड ऑप्शन है गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स। थर्ड ऑप्शन है गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। तो अभी हमने बात करी थी पहले कि जब भी हम क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे हैं या लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासरूम में पढ़ाते वक्त या क्लासरूम टीचिंग के वक्त बच्चे को या टीचर को हमेशा दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में बच्चों को बताना है, और दोनों एग्जाम्पल से बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं। जो एग्जाम्पल्स होते हैं जनरली वो टॉपिक रिलेटेड होते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं, आइडिया रिलेटेड होते हैं, और नॉन एग्जाम्पल्स उसके उलट या कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, वो टॉपिक से के अपोजिट होंगे, बच्चा उससे भी सीखता है। ठीक है, तो दोनों आपको क्लासरूम में यूज़ करने हैं, जब जैसी ज़रूरत पड़े आपको उस तरह से आपको प्राइमरी क्लासरूम में एज अ टीचर को इस्तेमाल करने चाहिए। तो इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया मीनिंग मेकिंग, मतलब निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। बच्चा मीनिंग मेकिंग कर पाता है, बच्चा रटता नहीं है किसी चीज़ को, वो रोट मेमोराइजेशन में फॉलो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, चीज़ों को समझ करके उसका अर्थ निर्माण कर रहा है। तो ऐसा कहाँ पर होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है। तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन में ऐसा होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में ऐसा होता है, यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, या यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो कभी भी जब भी हम बच्चे को दंडात्मक रूप से तो साधनों का प्रयोग नहीं करते। बच्चा अगर अर्थ निर्माण करता है तो हम प्यूनिटिव मेजर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों को मार पिटाई करके बच्चे के अंदर अर्थ का निर्माण नहीं होगा। सूचनाओं का संचरण भी नहीं होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हम बच्चे को कितनी भी इन्फॉर्मेशन दे दें, अगर बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, उसने सीखा ही नहीं, तो वो अर्थ का निर्माण कैसे करेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता कि हम एक रूप या मानकीकृत परीक्षण कर रहे हैं बच्चे का, एक मानकीकृत परीक्षण हमने बनाया है और उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि बच्चा किसने सीखा या नहीं सीखा, अर्थ निर्माण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हो सकता है बच्चे ने वो सीखा ही ना हो, उसने कुछ और सीखा हो, और हमारा पर हमारा जो टेस्ट है वो तो स्टैंडर्डाइज है। हम कैसे बच्चे को यहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो अर्थ का निर्माण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जब बच्चा खुद से एक्सप्लोर करता है और डिस्कस करता है तो ये स्ट्रेटेजी प्रमोट करती है बच्चे के अंदर मीनिंग मेकिंग को। बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर रहा है और आपस में डिस्कस कर रहा है, पीयर से डिस्कस कर रहा है, टीचर से डिस्कस कर रहा है, तो उसकी वजह से उस बच्चे के अंदर क्या होगा, मीनिंग मेकिंग प्रमोट होगी। यहाँ पर ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस। बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज़ आर फार इन्फीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट्स। जब भी हम बच्चों में एरर और मिसकॉन्सेप्शन की बात करते हैं
तो एरर और मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट स्टेप्स होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। क्योंकि जब भी बच्चे गलती करते हैं या बच्चे किसी चीज़ के बारे में धारणा बनाते हैं, तो इससे क्या मिलता है, टीचर को एक इंसाइट मिलती है बच्चे की थिंकिंग के बारे में कि बच्चा किसी टॉपिक के बारे में क्या सोच रहा है या उसे कितना पता है, क्या वो सही सोच रहा है, क्या वो गलत सोच रहा है। अगर उसकी धारणाएं गलत हैं तो टीचर अपनी लर्निंग स्टाइल को यूज़ करके क्या कर सकता है, बच्चे को हेल्प कर सकता है, वहाँ पर बच्चे के जो नीड्स हैं, बच्चे का जो मिसकॉन्सेप्शन है उसे दूर कर सकता है। तो जनरली जो हमारे पास एरर्स और मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और जो क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो बच्चे को समझने में और बच्चे की जो कॉन्सेप्शन है उसको यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जब भी हम एरर्स और मिसकॉन्सेप्शन की बात करेंगे, दे आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये सिग्निफिकेंट स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बच्चे के सीखने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, या ये क्या कर सकते हैं कि हम बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ है वो कम है एडल्ट से, ऐसा नहीं है। बच्चे ने जितना सीखा है, अगर वो सही सीखा है तो अच्छी बात है, गलत सीखा है तो टीचर को इसके बारे में पता होगा और वो क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, और ये उसकी लर्निंग में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज़ व्यूड एज। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिएचर एडल्ट हु इज़ लेस देन एडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स सच एज साइज, कॉग्निशन एंड इमोशन। सेकंड ऑप्शन है टेबुलर रासा और ब्लैंक स्लेट हुज लाइफ इज सेव्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस। थर्ड ऑप्शन है अ पैसिव बीइंग हु कैन बी सेव्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन है अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो जब भी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम की, तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम होता है उसमें बच्चे को कैसा देखा जाता है, उसमें बच्चे को एक ऐसा लर्नर देखा जाता है जो कि अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसके रिफ्लेक्ट करके सीखता है, जो भी उसकी इमेजिनेटिव पावर होती है, और वो क्या होते हैं, जनरली लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। जो हमारे लर्नर्स होते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में, वो क्या होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। वो मेकर्स ऑफ मीनिंग होते हैं। वो क्या करते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो क्या करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की मदद से अपने चारों तरफ ज्ञान का निर्माण करते हैं। सोशल इंटरेक्शन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्वर हो गया, लिटिल साइंटिस्ट हो गया, जिससे वो क्या करते हैं, उनकी इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम जनरली जैसे जीन पियाजे हो गए और लेव वैगोस्की हो गए, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये इनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारे पास कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम होता है उसमें बच्चे को देखा जाता है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। वहीं पर आपने सुना होगा टेबुलर रासा के बारे में। तो टेबुलर रासा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, जिसको दिया था जॉन लॉक ने, जिसको हम ब्लैंक स्लेट थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो ह्यूमन होता है या जो बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। ठीक है, कोरी पटिया या कोरी पार्टी की तरह होता है, जिसके बाद में जिसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, हम कैसे भी उसको मोड़ सकते हैं या कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस की मदद से। लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस होगा उसकी मदद से उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जॉन लॉक की थ्योरी है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की फ्रेम की बात करते हैं तो बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, जहाँ पर वो क्या करता है, मीनिंग मेकिंग करता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। इज टू बी साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं होता। वो क्या करता है, बच्चों की हेल्प करता है, बस देखता है, वहाँ पर बच्चों की हेल्प करता है और उनको सपोर्ट करता है। इज़ टू लीव द क्लास एंड लेट द चिल्ड्रन डू देयर ओन। ऐसा नहीं है कि वो अपना बच्चा खुद अपना काम कर रहा है और टीचर वहीं है ही नहीं, कक्षा छोड़कर नहीं जाना है हमें, बच्चों को ऑब्जर्व करना है। थर्ड ऑप्शन है इज़ टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। यह आंसर सही होगा हमारा कि बच्चा जब भी कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होगी तो टीचर क्या करेगा,
बच्चे के लिए सपोर्टिव मैनर में काम करेगा, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा, और हर एक ग्रुप को, जो भी ग्रुप बने हैं उनको मॉनिटर करेगा। ऑप्शन 4 हमारे पास है इज़ टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। सिर्फ हम उस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना जो ब्राइट और टैलेंटेड है, हमें हर एक ग्रुप में हेल्प करनी है। चाहे वो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको तो और ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में हम क्या करते हैं, जब भी कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही होती है तो टीचर का रोल क्या है वहाँ पर, हर एक ग्रुप को सपोर्ट करना और उनको मॉनिटर करना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें डेवलपमेंट और लर्निंग को, तो डेवलपमेंट और लर्निंग क्या होते हैं, बेसिकली इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। जो डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है वो लर्निंग के लिए एक फाउंडेशन का रूप काम लेती है। जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, तो उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस से हमारी लर्निंग होती है, और जब लर्निंग होती है तो लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे डेवलपमेंट को और बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि जब भी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है उस टाइम पर हमारे ऊपर लर्निंग होती है। जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम सीखते हैं, और जब हम सीखते हैं और जो ज्ञान अर्जित करते हैं, एक्सपीरियंस अर्जित करते हैं, उससे क्या होता है और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड वेज ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। मेंटल टूल्स, स्कीमास, इमेजेस या मेंटल मैप्स। तो जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर पियाजे की साइकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जीन पियाजे अपने आप में एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने स्कीमा के बारे में बताया था। उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी थी जिसमें उन्होंने एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और अलग अलग टॉपिक्स जिसमें स्कीमा भी था उनके बारे में बात करी। तो उन्होंने स्कीमा में क्या बताया कि स्कीमा क्या होते हैं, एक तरीके के मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। हमारे माइंड में माइंड का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है और किस तरह से इंटरप्रेट होती है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं। तो स्कीमा क्या है, हमारे माइंड का एक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं और अलग अलग पार्ट में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वहाँ पर इंटरप्रेट होती है और रखी जाती है। तो जो हमारा माइंड होता है उसके अंदर हमारे पास एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो छोटे छोटे क्या करता है, रूम्स और पैकेट्स वहाँ पर बिल्ड करता है माइंड के अंदर, जिनके अंदर नॉलेज स्टोर होती है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी नॉलेज का। तो जनरली स्कीमा क्या होते हैं, एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज ऑफ मीनिंग मेकिंग अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो क्या करते हैं, अनुभव को सही अर्थ निकालने के लिए एक व्यवस्थित तरीका जो बनाते हैं वो स्कीमा बनाते हैं। कि हमारे माइंड का एक डिफरेंट सेक्टर वो डिवाइड कर देता है कि अगर हमारे माइंड है और इस माइंड के अलग अलग हिस्से वहाँ पर इस तरह से डिवाइड होते हैं और हर एक हिस्से में एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, ऑर्गेनाइज होती है। और जब भी हमको जिस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमारा माइंड उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं मेकिंग अ सेंस ऑफ एक्सपीरियंस इज नोन एज स्कीमास। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है विथ एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन और ऑब्लिक सजेशन
द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट। एक उचित प्रश्न ऑब्लिक सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो जनरली जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये थियरी है हमारे पास लेव वाइगोत्स्की की। जब हम लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की ने एक थियरी दी थी, इसको हम कहते हैं सोशो कल्चरल थियरी। उसमें उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी। जैसे उन्होंने बताया था कि जब भी एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर जोन में जाता है लर्निंग के, और किसी दूसरे की मदद से वो क्या करता है, उस जोन को एक्वायर कर लेता है लर्निंग के, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि बच्चे ने क्या किया, चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड, चाइल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फार बियॉन्ड द पॉइंट, ठीक है, और जहाँ पर वो अकेले नहीं पहुँच सकती थी उससे हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन राइट हेल्प। तो हम थोड़ा सा उसकी हेल्प कर रहे हैं और बच्चा उस लेवल तक पहुँच जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ये जो कंस्ट्रक्ट होता है हमारे पास वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरली थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स एसोसिएशन या एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हम लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की बेसिकली एक अपने आप में सोशो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी थी। तो उनका मानना ये था कि जब भी किसी बच्चे के अंदर मेंटल कैपेसिटीज़ की हम बात करते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो उन्होंने बताया थी कि जब भी किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसमें 2 की प्लेयर जो होते हैं वो होता है सोशल इंटरेक्शन बच्चे का और उसकी लैंग्वेज। तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि जब भी मेंटल कैपेसिटीज़ ट्रांसफॉर्म होने की बात होती है इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस तो प्राइमरली किसकी थ्रू होती हैं? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वो प्राइमरली, यहाँ पर लैंग्वेज तो दिया नहीं है तो हमारा प्राइमरली यहाँ पर होगा सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी, कि सामाजिक जो इंटरेक्शन है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया है। और लैंग्वेज अगर दिया होता तो वो भी हमारे यहाँ पर होता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारे पास सोशल इंटरेक्शन, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, उसकी सोशल कल्चरल थ्योरी के अनुसार बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। तो यार ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह से अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं आने वाले वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।